press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और ये जो सिद्धांत है वो दो से अधिक आवेशों के लिए दिया जाता है, बहुल आवेशों के लिए। कहने का अर्थ ये है कि जब हमने दो आवेशों की बात की थी, उनके बीच में फोर्स की बात की थी, तो हम कूलाम नियम की सहायता लेते हैं परिमाण ज्ञात करने के लिए, और कूलाम नियम के सदिश रूप की सहायता लेते हैं उस फोर्स की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब वो तो होता है जब दो ही आवेश होते हैं, तो वो फोर्स कितना होता है वो हम कूलाम नियम से नॉर्मल बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक आवेश के चारों ओर कई सारे आवेश हैं, और आवेश कैसे होंगे, स्थिर बिंदुवत आवेश होने जरूरी हैं। ऐसे आवेश अगर उसके चारों ओर है तो वो सारे उस एक आवेश पर कितना फोर्स, अगर हम ज्ञात करना चाहते हैं कि एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा कितना परिणामी बल लग रहा है, तो वो बल ज्ञात करने के लिए हमें अध्यारोपण के सिद्धांत का सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास एक डायग्राम जिसमें दिखा रहे हैं, जिसमें y और x अक्ष हमने लिए हैं, एक निर्देश तंत्र हमने लिया। इसमें यहां पर देखेंगे आप तो हमारे पास एक Q नोट चार्ज लिया है मैंने, जिस पर मैं इन बाकी आवेशों के कारण बल जो है परिणामी बल वो ज्ञात करूंगा। ये Q नोट चार्ज है, वो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है Q1, Q2 और Qn से। प्रॉपर्टी अलग इस प्रकार से है कि Q नोट जो चार्ज होता है आपका, ये Q नोट चार्ज परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश किसे कहते हैं? परीक्षण आवेश को कहते हैं टेस्ट चार्ज, यानी ऐसा आवेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जो खुद किसी दूसरे आवेश पे कोई बल नहीं लगाता, जो हमेशा पॉजिटिव होता है और ये कल्पित होता है, यानी इसकी कल्पना की जाती है कि ऐसा एक आवेश होता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दूसरे आवेशों के कारण लगने वाले बल का परिमाण जो है वो ज्ञात करते हैं। तो ऐसा धन यानी पॉजिटिव होता है, ऐसा धन कल्पित आवेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जो खुद किसी दूसरे आवेश पे कोई फोर्स नहीं लगाता, कोई विद्युत बल नहीं लगाता, उसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। यानी ये सिर्फ दूसरे के कारण लगने वाले, अन्य आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल को महसूस करता है, उसका सिर्फ परीक्षण करने का काम करता है। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो Q नोट है वो मूल बिंदु से मैंने इसकी पोजीशन वेक्टर दिखाई है R नोट वेक्टर। पहले तो हम क्या करेंगे, इस आवेश Q नोट के चारों ओर हम 5, 4 जितने भी आवेश रखना चाहते हैं, जिनके कारण हमें बल ज्ञात करना है, वो हम रखते हैं। जैसे यहाँ पे रखा Q1, यहाँ पर है Q2, Q3, Q4, आप कितने भी रख सकते हैं। तो ज्यादा रखेंगे तो ये डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम आसानी से हमें 2 या 3 हम रखते हैं। तो Q1, Q2 और एक रख लिया Qn। n का मान आप 3, 4 जितना भी लें तो उतने ही आवेश इसके चारों ओर हो जाएंगे। अब इन सभी की पहले तो हमें पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु से दिखाने हैं। तो Q नोट है, उसका पोजीशन वेक्टर है R0 वेक्टर। Q1 है, उसका पोजीशन वेक्टर है मूल बिंदु से R1 वेक्टर। Q2 का पोजीशन वेक्टर है मूल बिंदु से R2 वेक्टर। और Qn nवे चार्ज का पोजीशन वेक्टर है मूल बिंदु से Rn वेक्टर। तो ये तो हो गए उनके पोजीशन वेक्टर। अब इन सभी आवेशों की इस Q नोट से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगा, विस्थापन सदिश भी होगा। तो Q1 से Q नोट की तरफ जो पोजीशन वेक्टर विस्थापन वेक्टर जो है वो क्या है, R01 वेक्टर। Q2 से Q0 की तरफ है R02 वेक्टर, और Qn से Q0 की तरफ है R0n वेक्टर। अब क्या होगा, ये तो इनकी होगी विस्थापन सदिश हो गए तीनों से। अब Q1 है वो Q नोट पे बल लगाएगा, क्योंकि दो आवेशों के बीच में बल लगता है। ये हमने कूलाम नियम से परिमाण ज्ञात किया और सदिश रूप से उसकी डायरेक्शन ज्ञात की। अब ये सारे पॉजिटिव हैं तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। Q1 से Q नोट पे कितना लगता है, Q2 से Q नोट पे कितना लगता है, और Qn से Q नोट पर कितना बल लगता है, इनकी डायरेक्शन हमें दिखानी होगी। तो जैसा कि हमने कल भी बात की थी, Q1 के कारण Q नोट पे लगने वाला बल क्या होगा, F01 वेक्टर, और ये प्रतिकर्षण का होगा। तो डायरेक्शन हमने इस स्लाइड में इसकी दिखा दी है। उसी प्रकार से Q2 से Q नोट पर लगने वाला, यानी Q2 के कारण Q नोट पर लगने वाला जो फोर्स है वो होगा F02 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, क्योंकि ये प्रतिकर्षण का लगाएगा। और उसी प्रकार से Qn के कारण Q नोट पे लगने वाला विद्युत बल F0n वेक्टर,
इसकी दिशा भी बाहर की तरफ होगी, क्योंकि सभी है वो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है अध्यारोपण सिद्धांत से कि इस Q नोट पर Q1, Q2, Q3 और जितने भी हैं और Q1, इन सभी के कारण कितना फोर्स इस पे लग रहा है, कितना परिणामी बल इस पे लग रहा है। वो परिणामी बल जो है वो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो लैंग्वेज क्या है अध्यारोपण सिद्धांत की कि क्या कहता है ये कहता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, जैसे ये आपका परीक्षण आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश से कहेंगे, स्थिर परीक्षण आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण, अन्य मतलब Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, इनके कारण इस पे लगने वाला परिणामी बल जो है वो परिणामी बल किसके बराबर होता है, Q1, Q2, Qn, इनके कारण अलग अलग जो फोर्स लगेगा, जैसे इसके कारण मान लो मैं F01 लगेगा, इसके कारण F02 लगेगा, इसके कारण F0n लगेगा, तो इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होगा, न कि परिमाण में। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार अगर हम मान लें कि Q नोट पर टोटल परिणामी बल है वो F नोट वेक्टर लग रहा है, F0 कहें या F नोट कहें आप, F0 वेक्टर लग रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, किसके सदिश योग के बराबर होगा, Q1 के कारण Q नोट पे कितना लग रहा है, F01 वेक्टर, प्लस Q2 के कारण Q नोट पे कितना लग रहा है, F02 वेक्टर, प्लस Qn के कारण Q नोट पे कितना लग रहा है, F0n वेक्टर। ये बीच में है डैश डैश, यानी कि 3, 4 इतने आते जाएंगे जहां तक n की वैल्यू आप ले सकते हैं। तो ये सभी का जो सदिश योग है, ये सारे मिलके इनका जो परिणामी होगा वो F0 वेक्टर के बराबर है, यानी ये सभी मिलके इस Q नोट पर फोर्स अपना लगाएंगे। ये अध्यारोपण सिद्धांत से हम ज्ञात करेंगे। ये अध्यारोपण सिद्धांत हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हमने कूलाम नियम की विशेषता पढ़ी थी कि कूलाम नियम जो है वो एक द्विवस्तु अंतःक्रिया है, यानी कि Q1 और Q नोट के बीच में जितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स का परिमाण जो है ये Q2 और Qn से प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार Q2 और Q नोट के बीच में लगने वाला फोर्स है वो Q1 की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए अलग अलग अपना फोर्स ये इस पे लगाएंगे और टोटल परिणामी फोर्स Q नोट पर प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना होगा, हमें पहले F01 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, फिर F02 की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। ये सारी वैल्यू ज्ञात करके हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और उसको ऐड करने के बाद अपना परिणामी आ जाएगा। और आप जानते हैं कि जैसे F01 की वेक्टर की वैल्यू मैं ज्ञात करूंगा तो ये दो आवेश है और इनके बीच में हम कूलाम नियम से ये ज्ञात कर पाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि Q1 के कारण Q नोट पर लगने वाला विद्युत बल कितना है, F01 वेक्टर है। F01 वेक्टर हो तो कूलाम नियम से, हमने कल सदिश रूप पढ़ा था कूलाम नियम का, तो F01 वेक्टर बराबर क्या होगा कि Q1 Q नोट, इसके और इसके बीच में ज्ञात करना है तो दो आवेश हो गए Q1 और Q नोट, बटे में इनके बीच की दूरी आती है और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। तो ये R01 वेक्टर है इनके बीच की दूरी और इसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो R01 वेक्टर का मोड का स्क्वायर, डॉट यहाँ पे आता है यूनिट वेक्टर, तो R01 कैप जो कि F01 की डायरेक्शन में ही है। तो इसको बिल्कुल सिंपल रखते हुए आपको यहीं पे छोड़ देना है। कल मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में भी आपको बदल के दिखाया था, यहाँ पे क्यूब आ जाता है, लेकिन उतना करने की अपने यहाँ पे आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपल रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना है। अब ये तो इक्वेशन 2 आ गई, F01 का मान आ गया। उसी प्रकार से F02 के वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करूंगा मैं, तो Q2 और Q नोट के बीच में जो फोर्स है F02 वेक्टर, उसका मान ज्ञात करेंगे। तो क्या आएगा K Q2 Q नोट बटे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R02 वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, तो स्क्वायर होता है कूलाम नियम में, तो ऊपर स्क्वायर आएगा, डॉट R02 कैप। इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी अपने पास आवेश हैं सभी का आ जाएगा रिजल्ट। अब हम डायरेक्ट Qn से Q नोट पे लगने वाला जो फोर्स है F0n वेक्टर, इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये है F0n वेक्टर बराबर K Qn Q नोट बटे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R0n है। R0n वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट R0n कैप। ये सारी वैल्यू अपने पास आ गई। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में हम रखेंगे। समीकरण 1 थी अध्यारोपण सिद्धांत वाले, तो इक्वेशन 1 से F0 वेक्टर बराबर F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस F0n वेक्टर, और F0 वेक्टर बराबर क्या आएगा, F01 की वैल्यू हमने क्या ज्ञात की थी, K Q1 Q नोट बटे
r01 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर डॉट r01 कैप प्लस इसी प्रकार से k q2 q0 अपॉन r02 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट r02 कैप और इसी प्रकार से n के लिए आ जाएगी। अब आप इसमें देखेंगे कि जितने भी आप पद लें, चाहे तीसरा चौथा पांचवा कितने भी आवेश लें, k q0 इनमें कॉमन आ रहा है, k q0 इसमें भी है, k q0 इसमें भी है, k q0 इसमें भी है, तो ये तो हम कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा यहाँ q1 बटे r01 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट r01 कैप प्लस q2 बटे r02 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट यहाँ पे r02 कैप और इसी प्रकार से आ जाएगा आपका n वाला qn बटे r01 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट r01 कैप। इसको आप और तरीका है लिखने का शॉर्ट फॉर्म में, तो हमारे पास f0 वेक्टर बराबर लास्ट में k q0 तो बाहर था और इसको हमने लिखा समेशन के रूप में i बराबर 1 से n qi बटे r0i वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट r0i कैप। अब जब आप इसमें i का मान 1 रखेंगे तो आपको पहला पद मिलेगा, 2 रखेंगे तो r02 वाला दूसरा पद मिलेगा, 3 रखेंगे तो तीसरा और लास्ट में n रखेंगे तो लास्ट वाला मिल जाएगा, सभी का प्लस में ऐड हो जाएगा क्योंकि समेशन जब सभी के योग को प्रदर्शित करता है। तो ये था अध्यारोपण का सिद्धांत, जिससे किसी एक आवेश पर उसके चारों ओर स्थित अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल है वो ज्ञात किया जा सकता है। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हमें सहायता लेनी होगी अध्यारोपण सिद्धांत की, तो उस न्यूमेरिकल में हम समांतर चतुर्भुज नियम की सहायता भी हमें लेनी पड़ सकती है और बहुभुज नियम की सहायता से भी हम अध्यारोपण सिद्धांत को साथ में लागू करके और परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं अध्यारोपण सिद्धांत पे आधारित कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊंगा जो अलग अलग कंपटीशन में पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा अभ्यास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।